गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवाइड स्टडी क्लासेस। तो आज जो है हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े नाटककार मोहन राकेश, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम इसका सारांश यानी कि समरी जो पढ़ेंगे, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये कई एग्जामिनेशंस में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसके पात्रों से रिलेटेड और इसके देश काल और वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ का एक दिन सारांश। 3 अंकों में आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचना की गई है। प्रथम अंक के आरंभ में छाछ से धान फटकती हुई अंबिका के दर्शन होते हैं। तभी वर्षा में भीगकर आई मल्लिका का प्रवेश होता है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया है, इसीलिए वो अपने इस सौभाग्य पर मुग्ध है। परंतु अंबिका को मल्लिका का ये आचरण अनुचित प्रतीत होता है, व्यक्ति स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। यानी कि जो अंबिका है उसको मल्लिका और कालिदास के बीच जो संबंध है वो पसंद नहीं है, सामाजिकता के स्तर पर एवं व्यक्तिता के स्तर पर। वो कालिदास को नापसंद करती है क्योंकि वो भावनाओं में निमग्न रहने वाला एक अव्यावहारिक व्यक्ति है, जिससे वो ये आशा करना व्यर्थ है कि वो मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक सुख दे पाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि अंबिका को ये लगता है कि कालिदास जो हैं वो अव्यावहारिक हैं, यानी कि उन्हें संसार का कुछ पता नहीं होता है, वो अपने में रहते हैं, वो किसी सोच में रहते हैं। तो वो जो है मल्लिका को नहीं अपना सकते, मल्लिका से विवाह नहीं कर सकते एवं वो किसी प्रकार का सांसारिक सुख नहीं दे सकते मल्लिका को। सामाजिक स्तर पर वो उन दोनों से इसीलिए क्रुद्ध है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस प्रकार घूमना फिरना लोकावाद का कारण हो सकता है। उन दोनों के वाद विवाद के बीच ही कालिदास भी आते हैं। उन्हें किसी राजपुरुष बाण से आहत हिरण शावक के प्राण रक्षा की चिंता है। राजपुरुष दंतुल, याद रखिएगा ये एक और कैरेक्टर का नाम है राजपुरुष दंतुल, भी अपने उस शिकार को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कालिदास और दंतुल के में वाद विवाद होता है। दंतुल अपने राजपुरुष होने के दर्प में चूर है, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से वो तर्क वितर्क कर रहा है वो प्रसिद्ध कवि कालिदास हैं, तो उसका स्वर और भाव भंगिमा तुरंत बदल जाती है। वो उनसे क्षमा मांगने पर भी तैयार है क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के आदेश पर वो उन्हीं को लेने तो वहाँ आया था। इस सूचना से ही कालिदास को राजकीय सम्मान और अधिकारी समझा गया कि मल्लिका प्रसन्न हो जाती है, परंतु अंबिका पर मानो इस सब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है क्योंकि मल्लिका जो है वो कालिदास की बहुत अच्छी मित्र है। तो जब कालिदास को कोई सफलता मिलती है तो मल्लिका को भी बहुत खुशी अनुभव होती है। दोनों एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करती हैं। तभी मातुल का आगमन होता है। ये कैरेक्टर का नाम है मातुल, याद रखिएगा। मातुल कालिदास के संरक्षक हैं और उनकी भांति भावुक नहीं परंतु अति व्यवहारिक हैं। वे राजकीय सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते। यानी कि जो मातुल है वो ये चाहते हैं कि कालिदास महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में जाए, परंतु कालिदास जो है वो अत्यंत ही अव्यवहारिक हैं। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए मातुल जो हैं वो मल्लिका के घर पर आते हैं कि वो समझाए कि कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में जाए। कालिदास की उदासीनता से भी वे नाराज हैं। निक्षेप कालिदास की मनस्थिति को समझाता है, परंतु इस अवसर को खोने के पक्ष में वो भी नहीं है, इसीलिए वो मल्लिका से अनुरोध करता है कि वो कालिदास को समझाए। इसी अंक में विलोम का भी प्रवेश होता है। एक और कैरेक्टर का नाम है जिसका नाम है विलोम, इसका प्रवेश होता है। उसकी बातों से ज्ञात होता है कि वो मल्लिका से प्रेम करता है। वो ये भी जानता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है और उसके जीवन में विलोम का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है। कालिदास के इस सम्मान से वो थोड़ा दुखी दिखाई देता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष से होती है। यानी कि जो मातुल है, जो
विलोम है वो कालिदास से जलता है, क्योंकि कालिदास जो हैं वो बहुत बड़े कवि हैं जिनका जिनका सम्मान पूरे नगर में है, परंतु विलोम को कोई जानता नहीं है। तो इसी से जो है वो जलते थे, जलन की भावना थी विलोम की। और कहीं ना कहीं वो कालिदास के अव्यवहारिक स्वभाव को देखकर जो है कई बार व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष करते हैं, और कहीं ना कहीं मल्लिका को भी जो है ये आगाह करते हैं कि ये जो कालिदास है ये अव्यवहारिक है, ये तुम्हें एक दिन छोड़ कर चला जाएगा, तुम जो है नहीं समझ रही हो। क्योंकि वो जो है विलोम वो कहीं ना कहीं मल्लिका से प्रेम करता है। उसके कारण कई हैं। एक उसके मन का ईर्ष्या भाव है। कालिदास को वो अपने प्रतिद्वंदी की भांति ग्रहण करता है, और उसे लगता है कि इस प्रतिद्वंदिता में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया है। दो वो कालिदास और मल्लिका के पारस्परिक स्नेह भाव को भली भांति समझता है। वो जानता है कि कालिदास के चले जाने से मल्लिका दुखी हो जाएगी, और मल्लिका का दुख उसे असहाय है। एवं तीसरा कारण यह है कि उसे आशंका है कि उज्जैनी का नागरिक वातावरण, राज्य सत्ता की सुख सुविधाएं, आमोद प्रमोद में कालिदास जैसा व्यक्तित्व कहीं खो न जाए, उसकी रचनाशीलता को कोई क्षति न पहुँचे। विलोम के मन में जो शंका है वही कालिदास के मन में भी है। उज्जैनी जाने न जाने की दुविधा का कारण यही शंका है, परंतु मल्लिका के मन में इस प्रकार की कोई शंका नहीं है। उसे कालिदास की प्रतिभा पर विश्वास है। यहाँ रोककर वो उसे स्थानीय कवि नहीं बने रहने देना चाहती। उज्जैनी जाकर उसके अनुभवों की में विस्तार हो, राजकीय सुख सुविधाओं के बीच अपने अभावों को भूलकर साहित्य रचना में वो लीन हो जाए, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले, भले ही इसके लिए उसे कालिदास का वियोग क्यों ना सहना पड़े। इसी अभिलाषा से वो कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है। तो यहाँ पे जो मल्लिका है वो एक सच्चा मित्र होने का फ़र्ज़ निभाती है, और वो कालिदास को जो है उज्जैनी जाने के लिए समझाती है, क्योंकि जब एक मित्र को सफलता प्राप्त होती है तो एक सच्चा मित्र होने के नाते उसको खुशी होगी। तो यहाँ पे जो है मल्लिका ये सोच रही है कि अगर कालिदास सफल होते हैं अपने जीवन में, तो इसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण मैं ही हूँ, यानी कि खुद मल्लिका ही है। तो यहाँ इसी के साथ जो है पहला अंक समाप्त होता है। दूसरा अंक कालिदास के जाने से कुछ वर्ष बाद का है। घर की साज सज्जा में आए परिवर्तन और अव्यवस्था से इस अंतर के संकेत मिल जाते हैं। अंबिका अस्वस्थ है और मल्लिका को आर्थिक अभाव की पूर्ति के लिए काम करना पड़ रहा है। मल्लिका और निक्षेप के वार्तालाप से ये स्पष्ट होता है कि वो आज भी कालिदास से उसी प्रकार जुड़ी है। राजधानी से आने जाने वाले व्यवसायियों के माध्यम से वो उनकी रचनाओं को पढ़ती रही है। उसे ये संतोष भी है कि उसके स्नेह और आग्रह के कारण ही कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार हुए थे, अतः वो उनकी उपलब्धियों में कहीं स्वयं भी भागीदार है। निक्षेप से बातचीत से ही इस बात की भी सूचना दी गई कि कालिदास अब पहले वाले कालिदास नहीं रह गए हैं। वहाँ के वातावरण के अनुरूप अब वे सूरा और संदीक में मग्न रहने लगे हैं। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया है। अब कश्मीर का शासन भार भी वे संभालने वाले हैं, और इसी यात्रा के बीच वे अपने इस ग्राम प्रांतर में भी कुछ समय के लिए रुकेंगे। उनका नया नाम अब है मात्रगुप्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कश्मीर का राजा बनने के बाद कालिदास का जो नया नाम है वो है मात्रगुप्त, याद रखिएगा। ऋतुसंहार के बाद वे और भी अनेक काव्य नाटकों की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। तभी राजसी वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन निक्षेप को होते हैं। उसे विश्वास है कि वो राजपुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास ही हैं। ये सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगिणी संगिनी का प्रवेश होता है। ये दोनों नागरिकाएं कालिदास के परिवेश पर शोध करना चाहती हैं, परंतु उनका काम करने का ढंग अत्यंत हास्यास्पद और सतही है। तो यहाँ पे जो है दो मित्रों का प्रवेश होता है, रंगिणी और संगिनी। ये जो है ये कालिदास के रहने या परिवेश का शोध करने के लिए जो है उस नगर में आते हैं, उस स्थान में आते हैं, परंतु वो बहुत अत्यंत ही
हास्यास्पद और सतही तरीके से जो है वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से। वे मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं और विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में प्रश्न करती हैं, परंतु कुछ भी असाधारण न दिखाई देने से निराश होकर घर लौट जाती हैं। उनके जाते ही अनुस्वार और अनुनासिक, याद रखिएगा, एक और दो कैरेक्टर अनुस्वार और अनुनासिक नामक दो राज कर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी और राजपुत्री प्रियंगु मंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जो राजकुमारी के गौरव के अनुरूप हो और सुविधाजनक भी हो। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो है राजकुमारी प्रियंगु मंजरी जो है वो मल्लिका के घर में आने वाली है, परंतु वास्तव में वे व्यवस्था परिवर्तन का नाटक भर करते हैं और बिना कोई बदलाव किए वहाँ से चले जाते हैं। फिर मातुल के साथ प्रियंगु मंजरी का आगमन होता है। वो जानती है कि मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास के मन में उसके लिए अथाह स्नेह और सम्मान है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और ये परिवेश ही है। अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और ईर्ष्या के फलस्वरूप वो इस प्रदेश में आने और मल्लिका को देखने का लोभ सवरण कर पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतनी दूर होने पर भी मल्लिका ने कालिदास की सभी रचनाओं प्राप्त कर ली है, पढ़ ली है। अब कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है, अतः मल्लिका का कालिदास संबोधन उसे आपत्तिजनक लगता है। वो मल्लिका के घर का परिसंस्कार करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि मल्लिका किसी राजकर्मचारी से विवाह कर ले, उसके साथ उसकी संगिनी बनकर रहे, वहाँ की वनस्पतियों, पत्थरों, कुछ पशु पक्षियों और कुछ गरीब बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, जिससे कालिदास को राज सुख में रहते हुए भी कभी अपने परिवेश का वियोग न खटके। मल्लिका घर के परिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियंगु मंजरी हतप्रभ सी होकर वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद विलोम भी आता है। इस सारे घटना चक्र से वो भी परिचित है। वो इस आशा से वहाँ आता है कि कालिदास यदि वहाँ आए तो वो उसकी वास्तविकता, उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को सबके सम्मुख उजागर कर दे। तो जो विलोम है वो अभी मल्लिका से विवाह कर चुका है और विलोम को जब पता चलता है कि नगर में कालिदास आए हैं तो वो इसी बात का प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो कालिदास से मिले और उनको मल्लिका ने इतने साल जो दुख और पीड़ा सहे वो सब वो उसे बताए। यद्यपि वो जानता है कि कालिदास वहाँ नहीं आएगा। कालिदास के मल्लिका से बिना मिले चले जाने से अंबिका और विलोम दोनों ही आशंकाएं सत्य सिद्ध होती है। यानी कि जो अंबिका है और विलोम ने जो सावधान किया था मल्लिका को कि ये जो कालिदास है ये अत्यंत ही अव्यवहारिक है, संसार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं रख सकता और ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो ये बात जो है वो सत्य होती है। और असल में ऐसा होता है कि कालिदास जो है मल्लिका से बिना मिले वहाँ से चले जाते हैं, उस नगर से चले जाते हैं। तो इसी के साथ जो है दूसरा अंक भी समाप्त होता है। अभी तीसरे अंक में कुछ और वर्षों के बाद की घटनाएं हैं। इस बार अंबिका दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहाँ है पालने के लेटे एक शिशु जो मल्लिका के अभाव की संतान है। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के दुखों की कहानी कह रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है। पहले की भांति इस बार भी मूसलाधार वर्षा हो रही है, परंतु इस बार उस वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति मल्लिका की नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा से वो उज्जैनी गया था, वो लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सबसे मातुल का मोह भी भंग हुआ है। चिकने शिलाखंडों से बने प्रसाद, आगे पीछे चलते प्रतिहारी, कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत आकृष्ट करता है, परंतु धीरे धीरे इस सब से वो उबने लगता है। वो सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासनभार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के पश्चात इसी अंक में कालिदास का प्रवेश होता है। यानी कि जो मातुल जो है वो समझा रहे थे कालिदास को कि तुम जाओ,
उज्जैनी, और तुम्हारे साथ साथ हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। वही मातुल जो है आज उनको ये सारे सुख सुविधाओं से विरक्त होकर वो फिर से उसी नगर में वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ जो है कालिदास भी जो है सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करके वो भी वापस आ जाता है मल्लिका के पास। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास के दर्शन होते हैं और दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा है, इस अंक में तीसरे अंक में उसके विपरीत भग्न हृदय विवश कालिदास दिखाई देते हैं। इस अंक में कालिदास का लंबा आत्म वक्तव्य है। वो बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वो सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सृजन में व्यस्त भले ही रहा हो, परंतु कभी भी अपने ग्राम प्रांतार और मल्लिका से अलग नहीं हुआ है। यानी कि वो ही समझाते हैं मल्लिका को कि भले ही मैं वहाँ चला गया था, परंतु मैं तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। अपने पुराने अनुभवों को ही वो बार बार अनेक रूपों में पुनः सृजित करता है। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उसने प्रतिशोध लेने की कामना से ही उन्होंने कश्मीर के शासन का दायित्व वहन किया था। तो सोचिए, कालिदास इतने बड़े कवि हैं, जब वो उज्जैनी जाते हैं और उनको कश्मीर का शासन दिया जाता है, राजा उनको बनाया जाता है, तो उनके मन में भी प्रतिशोध की भावना, और जिन जिन लोगों ने उनको तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उनसे प्रतिशोध लेने के लिए जो है वो कश्मीर का राजा बनते हैं। और ये सारी जो भावनाएं हैं जब उनके अंदर आ जाती है तो वो एक अलग प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं, और इन सब से वो विरक्त होकर आखिरकार वो संन्यास ग्रहण करके वापस आ जाते हैं। परंतु अब वो इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है, अतः शासक मातृगुप्त के कलेवर से संन्यास लेकर वो पुनः कालिदास के कलेवर में लौट आया है। अब वो यहीं इस पर्वत प्रदेश में ही रहना चाहता है, मल्लिका के साथ अपने जीवन का प्रारंभ करना चाहता है। इस बातचीत के बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक रहती है, परंतु मल्लिका दरवाज़ा नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान उसे एक बार भी ये विचार नहीं आता है कि उसके उज्जैनी जाने और वहाँ से वापस आने की दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। यानी कि आज भी जो है कालिदास यही सोचते हैं, इतने वर्षों बाद भी वो यही सोचते हैं कि मल्लिका शायद अविवाहित हैं और वो मल्लिका से विवाह करके एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इतने वर्षों के अंतर्गत जो है मल्लिका को कितना कुछ सहना पड़ा, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो ये सब नहीं जान पा रहे हैं, वो उनके कष्टों को नहीं समझ पा रहे हैं कालिदास। उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है और ये तो वो सोच भी नहीं पाता। सहसा अंदर बच्ची के रोने की आवाज़ और विलोम के प्रवेश से उसे वस्तुस्थिति का बोध होता है। अब उसे अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व के समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो समय जो है वो किसी की प्रतीक्षा किए बगैर अपने ही हिसाब से चलता है, और मनुष्य को समय के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि समय को मनुष्य के हिसाब से चलना चाहिए। ये कालिदास भूल गए थे। वो वहाँ से चला जाता है और यही नाटक जो है समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है आज हमने आषाढ़ का एक दिन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है मोहन राकेश जी का, और एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो आज हमने जो है ये सारांश पढ़ा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस नाटक का पूरा चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों को आज कैसा लगा क्लास, आप मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।